बिहार का सामान्य परिचय हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिहार का सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी लोग क्लासेस में नहीं जुड़े हैं सभी लोग क्लासेस से जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये एक नया फॉर्मेट होगा। ठीक है, एक नए फॉर्मेट के तरीके से चीजें वही होंगी, फॉर्मेट नया होगा, समझने में आसानी होगी और आपको चीजें पढ़ के मजा भी आएगा। ठीक, अब जैसे कि मान लो जब हम लोग बिहार के बारे में बातचीत करते हैं तो कई लोग सोचते होंगे सर बिहार बना कैसे। तो यहाँ पे बिहार बनने की कहानी बहुत प्राचीन है। कहा जाता है प्राचीन समय में यहाँ पे बहुत ज्यादा बौद्ध विहार हुआ करते थे। विहार का मतलब क्या है मेरे भाई? भिक्षुओं, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का जो स्थान हुआ करता था उसको क्या कहते थे? विहार कहते थे। विहार कहते 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 वो क्या बन गया मेरे भाई? बिहार बन गया। ठीक, तो प्राचीन समय में आप देखेगा तो बिहार शब्द से क्या बना दोस्तों? बिहार बना है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का जो स्थान हुआ करता था उसको विहार कहते थे। तो और जितने लोग बौद्ध भिक्षुओं के पूजा करने का स्थान होता था उसको चैत्य कहा करते थे। तो चैत्य विहार, इनके बारे में आप सभी लोग सुने भी होंगे और आप सभी लोग जानते भी होंगे। आप सभी लोग सुने भी होंगे प्लस इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, याद रख लीजिएगा। आज उसी बिहार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी बिहार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बिहार के बीचों बीच से देख रहे हो ना, ये बीचों बीच ये जो नदी गुजर रही है ना, ये मालूम है गंगा है। ये गंगा है। ये जो है कहां से? बक्सर जो स्थान है ना, बक्सर इतना, बक्सर जो चौसा आप देख रहे हो, बक्सर का जो चौसा है वहां से ये नदी प्रवेश करती है, गंगा नदी। ये कौन है? माता गंगा है इतना। कौन है मेरे भाई? वर्षवाहिनी गंगा है। वर्षवाहिनी गंगा है इतना। ये कहां से? बक्सर चौसा से प्रवेश करती है और 445 किलोमीटर ये बिहार में बहती है। और कहां निकल जाती है दोस्तों? कटिहार से बिहार से बाहर निकल जाती है। कटिहार से बिहार से बाहर निकल जाती है। कटिहार से बिहार से बाहर निकल जाती है। ठीक, हम इन सभी चीजों के बारे में, बिहार के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार में जिले कितने हैं, क्षेत्रफल कितना है, बिहार बनने की कहानी कहां से शुरू होती है। इन सभी मुद्दों पे ऊपर भी हम लोग बिहार में बातचीत करने वाले हैं। तो आइए बिहार के सामान्य ज्ञान की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को पढ़ के कैसा लगेगा ये भी जरूर से बताइएगा। चलिए, मूल शब्द विहार, जैसा कि मैंने बोला कि विहार मूल शब्द, इसका नाम जो है विहार शब्द से उत्पन्न हुआ है। शाब्दिक अर्थ बौद्ध भिक्षुओं के रहने का जो स्थान हुआ करता था। विहार कहते 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 क्या बन गया मेरे भाई? ये बिहार बन गया। ये क्या बन गया? बिहार बन गया। बोलचाल की भाषा में व ब बन गया और उच्चारण के भेद में इसका नाम विहार से क्या बन गया? बिहार बन गया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि गौतम बुद्ध के ज्ञान और प्राचीन मगध साम्राज्य की शक्ति का केंद्र रही है। कौन? बिहार। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पे कहां पे? बोध गया में हुई थी। वो भी कहां पे है दोस्तों? बिहार में ही है। साथ ही साथ मगध साम्राज्य, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन था दोस्तों? मगध था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो कौन था? मगध महाजनपद भी आपको कहां पे? बिहार में ही देखने को मिलेगा। कहां पे? बिहार में ही देखने को मिलेगा। आज उसी बिहार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नामांकन से लेके वर्तमान बिहार तक और वर्तमान चेंजेस बिहार तक सभी चीज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। बिहार बनने की कहानी, बिहार कई सारे क्रांतिकारियों की भूमि रही है। कहा जाता है बिहार में कई सारे महान पुरुष जन्म लिए हैं। उसमें से कई सारे आप नाम भी देख सकते हो, जैसे कि आप सबसे बड़ा नाम आप देख सकते हो राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह भी बिहार से ही संबंधित हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी आप देखोगे यहाँ पे भी इसके बिहार में इसके दर्शन आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ 16 महाजनपदों में सबसे प्राचीन और सबसे प्राचीन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ सबसे विस्तृत और सबसे जो महान जनपद और सबसे ताकतवर महाजनपद भी कौन? आपको कहाँ पे? मगध भी, वो भी कहाँ पे? आपको बिहार में ही देखने को मिलता है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग कहाँ पे? अपने बिहार के बारे में इस लेक्चर्स के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत देखो, पहले आपको बता दें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, चलिए, तो बिहार बनने की कहानी भी बहुत प्राचीन से ज्यादा मालूम है। जब आधुनिक बिहार बनता है तो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जैसे कि मान लो आपको कैसे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरा म्यांमार वाला जो रीजन आप देखते होगे, असम वाला जो रीजन आप देखते होगे, पूरा का पूरा बंगाल वाला जो रीजन देखते होगे, पूरा सब एक ही में था।
किसी जमाने में क्या कहा था दोस्तों, सबका सब कुछ क्या था दोस्तों, एक ही में था। सबका सब कुछ क्या था दोस्तों, एक ही में था, याद रख लीजिएगा। आइए जानते हैं बिहार से बंगाल। पहली बात तो हम लोग एक कहानी सुनते होंगे 1905 में, जिस समय क्या होता है दोस्तों, बंगाल विभाजन होता है। क्या होता है मेरे भाई, बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन होता है, क्या होता है मेरे भाई, बंगाल विभाजन होता है। और जब बंगाल विभाजन होता है भैया, तो आपको बता देते हैं होता क्या है दोस्तों, 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। 1911 में क्या लगता है दोस्तों, दिल्ली दरबार लगता है। 1911 में क्या लगता है दोस्तों, दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार लगता है। अब जब 1911 में ये दिल्ली दरबार लगता है मुन्ना मेरे, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं, जब 1911 में ये दिल्ली दरबार लगता है तो होता क्या है पता है, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। बंगाल विभाजन को क्या किया जाता है दोस्तों, रद्द किया जाता है। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। रद्द किया जाता है किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग जो सेकंड रहता है ना, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो रहता है, ये बंगाल विभाजन को रद्द करता है। क्यों पता है, बोलता है सही भैया कि हमको शासन प्रशासन चलाने में बड़ी परेशानी हो रही थी, बड़ी तकलीफ हो रही थी, बहुत समस्या हो रही है, इसलिए हम बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बनाएंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहार होगा। तो दिल्ली दरबार लगता कब है दोस्तों, 1911 में लगता है। और याद रख लेना कौन इस समय वाइसराय रहता है, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड रहता है। चलो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती का बैच नहीं लिए हो तो ले लीजिए। आपको बता देता हूं 14 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा। 14 तारीख, 14 मार्च तक नोटिफिकेशन आने की पूरी प्रबल जो है संभावना है। मतलब इतना भी स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कहा जा सकता है कि 60-70-30 मतलब 70% उम्मीद है कि 14 तारीख तक नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। 14 तारीख तक आपका बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो एक मुस्कुराइए, चेहरे पे मुस्कान लाइए। जितना कंपटीशन तुमको इस बार देखने को मिल रहा है ना, मैं फिर से बोलता हूं, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। ऐसे टीचर से पढ़ने मत जाना जिसको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसका अनुभव नहीं है। 5-4 साल से हम लोग इसी के लिए पढ़ा रहे हैं और रिजल्ट का प्रतिशत आप देखिएगा 90 से 95% है। रिजल्ट का प्रतिशत अगर बोले तो 90 से 95% है। रिजल्ट का परसेंटेज अगर पूछे तो 90 से 95% है। याद रखना, आप बच्चों से पूछेगा, बच्चे आपको बताएंगे। अरे भाई गूगल चैट जीपीटी से पूछोगे, चैट जीपीटी बताएगा। गूगल से पूछोगे, गूगल बताएगा। जितने भी टॉपर्स आए हैं ना शिक्षक भर्ती में, उनसे पूछोगे, वो बताएंगे हमारे बारे में। हमको क्या जरूरत है बोलने की, टॉपर्स आपको बोलेंगे, टॉपर्स आपको बताएंगे और बाकी आपको बताते भी होंगे। तो मैं बता देता हूं, बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी का बैच हमारा लॉन्च कर दिया गया मात्र कितने रुपए में, 699 रुपए में। तो आप इस सभी लोग इस बैच को बाई कर लीजिए। आप सभी लोग क्या करिए, इस बैच को अवश्य बाई कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए, देर बिल्कुल भी मत करिए। चलिए आइए आते हैं बिहार पे, बिहार की जर्नी पे। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से पृथक करके बिहार बनता है। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बंगाल से पृथक करके क्या बनता है, बिहार बनता है। और उड़ीसा संयुक्त रूप से अलग हुआ। उड़ीसा भी इसी का पार्ट था। उड़ीसा भी पहले जो था ना वो इसी का पार्ट था। उड़ीसा कहीं अलग से अवतार लेके नहीं आया था। उड़ीसा पहले क्या था दोस्तों, इसी का पार्ट हुआ करता था, इसी का पार्ट हुआ करता था, इसी का पार्ट हुआ करता था। ठीक, चलो ये देख रहे हो, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है दोस्तों, 1936 को ये बंगाल से क्या होता है, बिहार से पृथक हो जाता है। फिर ये आप देख रहे हो, झारखंड टूट रहा है, बिहार टूट रहा है, बिहार टूट रहा है, बिहार। फिर 15 नवंबर इतना 15 नवंबर सन 2000 को क्या होता है दोस्तों, ये झारखंड अलग हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, झारखंड अलग हो जाता है, झारखंड अलग हो जाता है। फिर स्वतंत्र रूप से आप देखोगे कितने 18 जिलों को लेकर झारखंड अलग हो गया। ठीक, अलग हो गया इतना। पहले उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 का अलग होता है, फिर झारखंड अलग होता है 15 नवंबर सन 2000 को। फिर उसके बाद स्वतंत्र रूप से बिहार जो है अस्तित्व में आता है। फैक्ट के रूप में आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कि राजधानी का इतिहास दरभंगा महाराज के सहयोग से जमीन और भवन से पटना राजधानी बनाया गया। ठीक, राजधानी का इतिहास आप देखो, दरभंगा महाराज के सहयोग से जमीन और भवन से पटना को राजधानी बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों, पटना को राजधानी बनाया गया, पटना को राजधानी बनाया गया, पटना को क्या बनाया गया मेरे भाई, राजधानी बनाया गया। ठीक है, इतना। बिहार के सीएम ने इस्तीफा दे दिया गुरुदेव, बिल्कुल इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। हम नए सीएम के तौर पे मैं आपको जहां तक उम्मीद है, मेरा जहां तक उम्मीद है, सम्राट चौधरी अगले सीएम है इतना। सम्राट चौधरी इतना, सम्राट है इतना, सम्राट चौधरी अगले सीएम है इतना, अगले सीएम है इतना।
अगले सीएम है, अगले सीएम है, अगले सीएम है अपना। उम्मीद जहां तक हम कर सकते हैं, जहां तक हमको लगता है सम्राट चौधरी अगले सीएम है। सम्राट चौधरी क्या है, अगले सीएम है, रख लीजिएगा। सम्राट चौधरी क्या है दोस्तों, अगले सीएम है हमारे। सम्राट चौधरी क्या है, अगले सीएम है हमारे। पहले ही बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। जहां तक उम्मीद है 90% श्योरिटी है, लेकिन फिर भी सरकार है भाई, सरकार का कुछ भरोसा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा धोखा देने के लिए ही जानी जाती है सरकार, ठीक। तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, याद रख लेना, ठीक। गवर्नर भी बदल गए हैं, गवर्नर भी नंबर बदल गए हैं, याद कर लीजिएगा। गवर्नर भी चेंज हो गए हैं अपना, गवर्नर भी चेंज हो गए हैं। सही सुन रहे हैं आप लोग, गवर्नर भी चेंज हो गए हैं, गवर्नर भी चेंज हो गए। एक बार सेशन को शेयर कर देना ताकि बच्चे जुड़ सके हमारे साथ, ठीक है। हाँ भाई, गवर्नर भी बदल गए हैं। गवर्नर का नाम याद रख लेना, जो बिहार के नए गवर्नर बने उनका नाम है सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन गवर्नर कौन बने, सैयद इतना अता हसनैन, इतना हसनैन, सैयद अता हसनैन, ये बिहार के नए गवर्नर बने हैं, सैयद अता हसनैन, ठीक है। सैयद अता हसनैन, सैयद अता हसनैन ये बिहार के नए गवर्नर बने हैं, ये बिहार के नए गवर्नर बने हैं, बिहार के नए गवर्नर बने हैं, अपना बिहार के नए गवर्नर बने हैं, ठीक। तो चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं जिसके ऊपर हम लोग चर्चा विस्तार में कर रहे हैं। ये देख रहे हो, ये बिहार है, ठीक है, बिहार। अब जैसे कि ग्लोब है, इस ग्लोब में आप देखिएगा, ये भौगोलिक स्थिति आपको ग्लोब के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, भौगोलिक स्थिति ग्लोब के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। पहली बात तो याद रख लेना, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम डुप्लीकेट ग्लोब बनाते हैं, ठीक। देखो ऐसे लेटी हुई, देखो बीचों बीच से जो रेखा जाती है ना, इसको बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री है। 23.5 डिग्री उत्तर में जाइएगा, 23.5 डिग्री उत्तर में जाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्क रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्क रेखा हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मकर रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मकर रेखा हो जाएगा। 23.5 डिग्री दक्षिण में जाइएगा, 23.5 डिग्री दक्षिण में जाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मकर रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, मकर रेखा हो जाएगा। तो आइए मुद्दे को समझते हैं, बात को समझते हैं, मुलाकात को समझते हैं। तो देखो लेटी हुई जितनी भी रेखाएं होती हैं, ऐसी लेटी हुई जितनी भी रेखाएं होती हैं ना, उनको क्या कहते हैं दोस्तों, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। लेटी हुई जितनी भी रेखाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। इनको अक्षांश यत्ना, अक्षांश यत्ना, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे मान लो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे मैंने माना यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से यहाँ पे अगर तो यहाँ तक जाओगे ना तो 89 जो है अक्षांश रेखा देखने को मिलेगी। यहाँ से 0 डिग्री से दक्षिण की ओर जाओगे तो यहाँ पे 89 देखने को मिलेगी। तो 89 कितना हो जाएगा, 8 9 8 9 8 9 8 9 कितना, 9 दूनी के 18, हाथ में आए 1 8 16 1 17, तो एक यहाँ पे जोड़ लोगे, यहाँ पे जोड़ लोगे इस किसको दोस्तों, विषुवत रेखा को, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 178 और प्लस 1 79, प्लस 1 क्या हो जाएगा 179, प्लस यहाँ पे ध्रुवों के जो है बिंदु को भी जोड़ लोगे तो प्लस कितना हो जाएगा 2, टोटल कितना 181। अगर सभी को अगर प्लस कर लेंगे, सभी को हम लोग प्लस कर लेंगे तो टोटल 181 हो जाएगा, टोटल 181 हो जाएगा। अगर पूछेगा अक्षांश रेखाओं की संख्या, अगर पूछे इक्वेटर को मिला के कितनी, 179 हो जाएगी। अगर ध्रुवों के पॉइंट को मिला दे तो कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी, 181 हो जाएगी, 181 हो जाएगी। ये तो रहा अक्षांशीय विस्तार, ये तो रहा अक्षांशीय विस्तार। अब जैसे कि भारत का जो अक्षांशीय स्थिति है, अगर हम भारत के बारे में बातचीत करते हैं, हमारे भारत के बारे में, तो ये 68 डिग्री 60 मिनट से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है भारत की ये जो भौगोलिक स्थिति आप देखिएगा, यहाँ तक कहाँ तक जाता है दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट। ये देखो भारत यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, ये भारत आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा 97 डिग्री, अपना 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मान लो ये देशांतरी, अब हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, अक्षांशीय विस्तार के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, ठीक। तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में बता ही दिया है। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है ग्लोब में, भारत की जो भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्व में देखने को मिलेगी। कहां पे देखने को मिलेगी, उत्तर पूर्व में देखने को मिलेगी, उत्तर पूर्व में देखने को मिलेगी, याद रख लीजिएगा। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिशाओं का अगर ज्ञान ना हो तो ऐसे देखो, इधर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो साइंटिफिकली दिशाओं की संख्या अगर पूछो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और यहाँ पे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो भारत ग्लोब में उत्तर पूर्व में अवस्थित है, उत्तर पूर्व में अवस्थित है। तो ग्लोब में अगर पूछे भारत उत्तर पूर्व में अवस्थित है तो बिहार भी कहाँ पे होगा, बिहार भी उत्तर पूर्व में ही हो जाएगा। बिहार भी कहाँ पे हो जाएगा, बिहार भी कहाँ पे उत्तर पूर्व में ही अवस्थित हो जाएगा, बिहार भी कहाँ पे
उत्तर पूर्व में ही क्या हो जाएगा, अवस्थित हो जाएगा, उत्तर पूर्व में ही अवस्थित हो जाएगा। अब सुनिएगा मेरी बात को एकदम ध्यान से, कान खोल करके सुनिएगा, कान खोल करके सुनिएगा, ठीक। अब मैंने यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताया, तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कितने डिग्री से शुरू होता है दोस्तों, तो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार बिहार का उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर की ओर जा रहा है ना, तो इतना 24 डिग्री इतना 24 डिग्री इतना 20 मिनट और 10 सेकेंड से ये शुरू होता है अक्षांशीय विस्तार। और कहाँ तक जाता है दोस्तों, ये 27 डिग्री इतना 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भारत का अक्षांशीय, बिहार का अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलेगा, बिहार का अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलेगा। अगर वही पूछ लेता है ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से 27 डिग्री तक है, ठीक है भैया हम समझ गए। अब पूछेगा कि भैया भारत का कितना है, तो 8 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, 8 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत की अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलता है। 37 डिग्री 6 मिनट कितना दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलता है। तो देखो यहां से 8 डिग्री से चलना शुरू करते हैं, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, अब 24 डिग्री से बिहार शुरू हो जाता है, 27 डिग्री पे खत्म होता है। भारत की भौगोलिक स्थिति कितने पे खत्म होती है, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे खत्म होती है, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे खत्म होती है, ठीक। लेकिन बिहार जो है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक क्या होता है दोस्तों, समाप्ति होती है बिहार की। कहाँ की, बिहार की समाप्ति होती है, कहाँ के दोस्तों, बिहार की समाप्ति होती है, कहाँ की, बिहार की समाप्ति हुई। ये तो रहा अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतर विस्तार के बारे में बात करेंगे। ऐसे जो खड़ी हुई जो रेखा होती है ना, उसको देशांतर रेखा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, देशांतर रेखा कहते हैं। और भारत जो है पूर्वी देशांतर, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। तो भैया बिहार कितने डिग्री अक्षांश से, मतलब कितनी देशांतरी विस्तार से शुरू होता है, तो बिहार जो है 83 डिग्री 19 मिनट और 83 डिग्री 19 मिनट 25 सेकंड से ये क्या होता है, बिहार का देशांतरी विस्तार शुरू होता है। और कहां तक जाता है दोस्तों, 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड तक ये बिहार का हमको देशांतरी विस्तार देखने को मिलता है, बिहार का देशांतरी विस्तार देखने को मिलता है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक अगर थोड़ा सा भी ज्योग्राफी अगर पढ़े होगे ना, थोड़ा सा भी ज्योग्राफी आप पढ़े होगे तो आसानी से आप चीजों को समझ पाओगे। देख लो मैं बकायदा मैप में आपको चीजें समझा रहा हूं कि 68 डिग्री से बिहार का जो देशांतरी विस्तार शुरू होता है, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का देशांतरी विस्तार शुरू होता है ग्लोब में। और 68 से 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80, जैसे ही 80 आता है 81 82, फिर 82 जैसे ही क्रॉस करेंगे 83 डिग्री से 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से बिहार शुरू हो जाता है। 83 84 85 86 87 88, फिर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड से बिहार का देशांतरी विस्तार समाप्त हो जाता है। और अगर भारत की बात करूं तो 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में क्या है, भारत अवस्थित है। और बिहार जो है 83 से 88 डिग्री के बीच में बिहार का देशांतरी विस्तार हमको देखने को मिलता है। समझ पा रहे हो सभी लोग? कितने लोग हैं मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बहुत ही साधारण भाषा में समझाने का प्रयत्न यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। बिहार जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी पूर्वी देशांतर में स्थित है। इतना बिहार पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और याद लेना पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, याद रख लीजिएगा। ये पेपर में प्रश्न बनता है और यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे भी जाते हैं, यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं, यहाँ से पेपर में प्रश्न आपके पूछे भी जाते हैं, यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कितने लोग हैं मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ या ना में आंसर बताना। कितने लोग हैं जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये जो आपको जो मैराथन जो ले रहे हैं ना, ये आपको अमृत है, याद रखना। इस अमृत को जितना पियोगे उतना कम पड़ेगा, अमृत को जितना पियोगे उतना कम पड़ेगा। एक बार सेशन को शेयर कर देना। बहुत मेहनत से इस क्लासेस को प्रिपेयर करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक। बहुत मेहनत से। यहां तक क्लियर है? कितने लोग ये सारी चीजें को समझ पाए हैं? कितने लोग इस सारी चीजों को समझ पाए हैं मेरे को बताना। पेड बैचेस में हमने इसके ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया है और यहाँ पे कोई भेदभाव आपको कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव आपके साथ कर नहीं रहे हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे डेमो के रूप में चीजें आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। और हमने आपको एकदम भर भर के चीजें पढ़ाई हैं पेड बैचेस में, भर भर के चीजें आपको पढ़ाई है,
समझ में आ रहा है सभी लोगों को? गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड आफ्टरनून बोल रहा हूँ, नमस्कार सभी को, नमस्कार निकल जाता है भाई, क्या करिए। कोई दिक्कत? देखो आप हमें पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय शंकर सर। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय शंकर सर रखना, आप पर्सनली भी हमें वहां फॉलो कर सकते हो। ठीक, चल अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। अब जैसे कि बिहार की देखोगे, पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई आप देख रहे हो ना, कितना 483 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक की जो आप देखोगे जो है चौड़ाई आप देखोगे, उत्तर से दक्षिण तक की कितनी 345 किलोमीटर है। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो पूरा क्षेत्रफल निकल के आ जाता है बिहार का कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, इतना वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर में बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ, दक्षिण में झारखंड के साथ, और पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर बनाते हुए हम दिखाई देते हैं अपना बिहार दिखाई देता है, अपना प्यारा बिहार दिखाई देता है, अपना प्यारा बिहार दिखाई देता है, अपना प्यारा बिहार आपको दिखाई देता है मुन्ना, देख रहा है, दिखाई देता है, ये दिमाग में याद रख लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल तो कोई बताएगा कि क्षेत्रफल में मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? भारत में स्थान बताओ। बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब बताइएगा क्षेत्रफल के मामले में बिहार कौन से स्थान पे देखने को मिलता है, ये कमेंट करते हुए आंसर बताना। क्लासेस में कोई कमी है तो जरूर से बताइएगा, क्लासेस में अगर कोई भी कमी है। नए गवर्नर बन गए सैयद अता हसनैन बने हैं, सैयद अता हसनैन बने हैं। कोई दिक्कत? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये तीनों इसके साथ बॉर्डर बनाते हैं नेपाल के साथ। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किशनगंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक, पूरे समर्पण है, पूरा जोश है, पूरा जोश है, जुनून है, पूरा समर्पण है आप लोगों के लिए, पूरा समर्पण है आप लोगों के लिए। ठीक, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है, क्लासेस कैसी लग रही है, क्लासेस कैसी लग रही है। बिहार का सामान्य परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, बिहार का सामान्य परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं विस्तार से। ठीक, चल तो आप देख सकते हो कि बिहार का टोटल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत का जो मैं बता देता हूं, पूरे भारत में या पूरे भारत का कुल रहने योग्य स्थान कितना 2.86% मिला है अपना। जैसे कि मान लो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल आप देखिएगा वो कितना है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है ये टोटल भारत का क्षेत्रफल है। इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये मान लो 100% है, इस 100% का हमको कितना 2.86% रहने योग्य मिला है, जो कि अगर पूछे कितना है तो कितना है दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर पूछे क्षेत्रफल के मामले में बिहार का भारत में कौन सा 13वां स्थान है, क्षेत्रफल में इसका पूछे, क्षेत्रफल में बिहार का भारत में या भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों, भारत में 13वां स्थान है। कौन सा दोस्तों, 13वां स्थान देखने को मिलता है, 13वां स्थान देखने को मिलता है। अगर पूछे समुद्र तल से ऊंचाई, अगर पूछे 153 फीट हो जाएगी। अगर मीटर में अगर पूछे कि मीटर में कितनी हो जाएगी दोस्तों, मीटर में तो 53 मीटर हो जाएगी, 53 मीटर हो जाएगी, कितनी 53 मीटर हो जाएगी। मीटर में पूछे 53 मीटर, फीट में पूछे 173 फीट हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। प्रशासनिक इकाई यहाँ पे 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं। अब जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे पूछेगा ना, यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है तो 38 है। प्रमंडल अगर पूछ ले कि प्रमंडल कितने हैं तो 9 है। प्रमंडल पूछ ले कितने हैं 9 है। अनुमंडल अगर पूछ ले कि अनुमंडल कितने हैं 101 हैं। प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला जाते हैं, प्रखंड अगर पूछ ले 534 हो जाएगा। और अगर पूछे कि प्रखंड ग्राम पंचायत, अगर पूछे कि ग्राम पंचायत इतना जो प्रशासनिक इकाई इतना
ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत अगर पूछ ले कि ग्राम पंचायत यहाँ पे कितने हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत यहाँ पे कितने हैं दोस्तों, तो 8053 है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, 8053 है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, 8053 है इतना। ठीक, चलिए इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अगर पूछ ले कि यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो है लोकसभा की सीटें यहाँ पे कितनी है दोस्तों, तो 40 है। राज्यसभा की सीटें यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 16 है। विधानसभा की सीटें कितनी, 243 हैं। और विधान परिषद की सीटें अगर पूछ ले तो कितनी है दोस्तों, 75 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, ये 75 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी, 75 हो जाएंगे इतना, 75 आपको हो जाएंगे। ठीक, चलो अब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, ये बहुत मेजर सेक्शन है, वो बहुत मेजर सेक्शन है। सबसे उत्तरी जिला अगर पूछे बिहार के सीमांत जिले में, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और सबसे बड़ा जिला भी यही हो जाएगा। क्षेत्रफल से सबसे छोटा जिला कौन हो जाएगा दोस्तों, ये शिवहर हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, शिवहर हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा। अभी जो है ना, ये नेपाल है। अब नेपाल के साथ कौन कौन सा जो है, अगर पूछे कौन कौन से राज्य बॉर्डर, मतलब कौन कौन से जिले बॉर्डर बनाते हैं, तो पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण इतना, पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद सीतामढ़ी इतना, सीतामढ़ी, मधुबनी इतना, मधुबनी, फिर सुपौल, फिर उसके बाद सुपौल, फिर उसके बाद अररिया के बाद किशनगंज जो है ना, सबसे पूर्वी जिला जो है ना, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। सर्वाधिक वर्षा भी किशनगंज में ही होती है। सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ पे दोस्तों, किशनगंज में ही होती है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया भी है। और सबसे गर्म और सबसे सूखा जिला, सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा जिला भी कौन हो जाएगा दोस्तों, ये गया ही हो जाएगा, ये गया ही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पश्चिम जिला अगर पूछे कौन हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। तो यहां से भी पेपर में प्रश्न हमारे बनते हैं, यहां से भी पेपर में हमारे प्रश्न बनते हैं, जिनको हम लोग अच्छे से पीपीटी के माध्यम से आपको समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए ठीक है, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि जलवायु, यहाँ पे जो है जलवायु कैसी है बिहार में, देखो जलवायु यानी कि जलवायु या वर्षा, बिहार में मानसूनी जलवायु है और कृषि प्रधान है, इतना कृषि प्रधान है। औसत वर्षा 1205 मिलीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में और न्यूनतम वर्षा कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया में होती है। तापांतर गया में सबसे गर्म है और सबसे ठंडा जिला भी कौन हो जाएगा दोस्तों, गया ही हो जाएगा, गया ही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ की कुल जनसंख्या भी पूछ सकता है आपसे, यहाँ की कुल जनसंख्या भी आपसे पूछ सकता है, यहाँ की कुल जनसंख्या भी आपसे पूछा ही जा सकता है। ठीक है इतना, अच्छा हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज तक हम लोग यहीं तक रखते हैं इतना। जलवायु हम लोग कल से शुरू करेंगे, आज हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं, आज हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोगों को क्लासेस कैसी लगी ये जरूर से बताइएगा। हम पूरा समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाते हैं, चाहे